अगर पब्लिक कंपनी की हम बात करें, पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 71। पब्लिक कंपनी जो डिफाइन की गई है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 71। उसी के साथ साथ बच्चों, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टर कितने चाहिए होते हैं? 3, मेंबर्स कितने चाहिए? 7, एंड एक लिमिटेड शब्द अगर है एक्स प्राइवेट लिमिटेड तो इट मींस दैट इज प्राइवेट कंपनी, और अगर लिखा है एक्स लिमिटेड तो इट मींस दैट इज अ पब्लिक कंपनी। अब मुद्दा उठता है कि जो पब्लिक कंपनी है ये कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। फिर से सुनिए, पब्लिक कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल में 3 कंडीशन होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। फिर से समझ बताऊं, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। क्लियर? यू ऑल क्लियर? अब देखिए इधर, इट मींस ये सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर डिफाइन की गई। सेक्शन 2 क्लॉज 71, सेक्शन 2 में तो सारी डेफिनेशंस ही है, और 71 का मतलब है हम 7 हैं। क्या बोला मैंने? हम 7 हैं। अब 7 कैसे हैं? क्योंकि पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए? कम से कम 7 मेंबर चाहिए। उसी के साथ साथ अगली बात हम करेंगे फॉरेन कंपनी की। किसकी? फॉरेन कंपनी की। अब ये डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। किस में डिफाइन की गई? सेक्शन 2 और क्लॉज नंबर है 42। 42 को हिंदी में बोलते हैं 42। सुना है आपने कभी? हिंदी में इसको बोला जाता है 42। तो हमने इसे याद करने का तरीका निकाला, बया प्लस इंग्लिश। क्या बोला मैंने? बया प्लस इंग्लिश। फिर से बताइए क्या बोला? बया प्लस इंग्लिश। मतलब अंग्रेज बया कर रहे हैं। अंग्रेज क्या कर रहे हैं? बया कर रहे हैं। तो अब देखिए फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? नाम यूज हुआ फॉरेन, तो इसका मतलब इसका कनेक्शन फॉरेन से जरूर है। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कि बनी है, मतलब इनकॉर्पोरेट हुई है। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि फॉरेन कंपनी का मतलब है वो कंपनी, फॉरेन कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट कहां पे हुई है? बताइए जल्दी से, इनकॉर्पोरेटेड कहां पे है? कहां पे जरा बताना? आउटसाइड इंडिया। लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है? इंडिया में। कहां पर है प्लेस ऑफ बिजनेस? इंडिया में। और वो क्या कैरी कर रही है? वो क्या कैरी कर रही है? दोबारा से देखिए, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। और दूसरा पॉइंट है कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी। फिर से हम समझते हैं, फॉरेन कंपनी का मतलब है वो कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड वेयर? आउटसाइड इंडिया। मतलब इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ये इंडिया में बनाई गई नहीं है। ये कहां बनी है? तो फिर ये इंडिया में इसका क्या कनेक्शन है कि इंडिया में इसका जो है वो है क्या? पहला पॉइंट बताइए क्या है? जल्दी बताइए, पहला पॉइंट क्या है? मतलब उनका बिजनेस प्लेस है, बिजनेस कर रहे हैं वो इंडिया में आके। ठीक है, अच्छा कैसे कर रहे हैं? मोड क्या है? या तो इटसेल्फ, या तो खुद से कर रहे हैं, या किसके थ्रू कर रहे हैं? एजेंट के थ्रू। आइदर द फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। या तो फिजिकल मोड में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। फिर से बताइए, या तो फिजिकल मोड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। फिर से सुनिए, अब दोबारा फिर समझते हैं कि फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड वेयर? आउटसाइड इंडिया, बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। या तो खुद से बिजनेस चला रहे हैं, या किसी के एजेंट के थ्रू। किसके थ्रू बताया मैंने? एजेंट के थ्रू। आइदर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। और क्या कंडक्ट कर रहे हैं? जल्दी बताइए, क्या कंडक्ट कर रहे हैं? बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, एनी अदर मैनर, एनी मैनर, किसी भी मैनर में। तो फिर से अगर हम समझे, सबसे पहली चीज, फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड वेयर? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस इन? कैसे कैरी कर रहे हैं? इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, आइदर फिजिकली और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। उसी के साथ साथ कंडक्ट क्या कर रहे हैं? बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। अब बेबी क्रक्स समझिए। बेबी क्रक्स में FC इज इक्वल्स टू A प्लस बी।
फिर से देखिए क्या बोला मैंने, FC इज इक्वल्स टू A प्लस बी। ए क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लस बी क्या है, बिजनेस एक्टिविटी। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया प्लस क्या कैरी कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर, ऑल क्लियर। तो देखिए फिर से समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय द फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड वेयर, कम ऑन रिप्लाई, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन आइदर बाय और थ्रू एजेंट, आइदर इन फिजिकल मोड और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ओके, एंड उसी के साथ कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, किसी भी मैनर में क्या कंडक्ट कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी कैरी कर रहे हैं। व्हाट इज द बेबी क्रक्स हियर, फॉरेन कंपनी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। व्हाट डू मीन बाय ए हियर, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लस बी का मतलब बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर, ऑल क्लियर, समझ में आ रही है बात। एनीबडी हैविंग एनी डाउट अबाउट द फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी एक बार फिर से रिपीट करते हैं बिना देखे, फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड वेयर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन एंड आइदर कैरिड बाय इटसेल्फ और थ्रू एंड द मोड इज फिजिकल और कंडक्ट एनी बिजनेस इन एनी मैनर। खत्म हो गया। 42 कैसे याद करेंगे, सेक्शन 2 तो कॉमन है, सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। 42 को याद करेंगे 42, बया प्लस इंग्लिश, बया प्लस इंग्लिश। अब बच्चों इसके बाद एक और है हमारी 1% कंपनी। 1% कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी। Actually 1% company is also a private company but having some unique features। अब यूनिक फीचर्स कैसे हैं कि जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होती है उसके केस में 2 डायरेक्टर चाहिए, लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनी है इस और पीसी कंपनी है इसमें सिर्फ 1 डायरेक्टर चाहिए। जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए 2 मेंबर्स चाहिए। ओके, एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। बट जो ओपीसी होती है ना वो है तो प्राइवेट कंपनी बट उसको बनाने के लिए कम से कम 1 डायरेक्टर चाहिए और कम से कम 1 मेंबर चाहिए। अब मुद्दा ये उठता है, क्या ओपीसी में 1 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, बताइए क्या ओपीसी में 1 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं। आंसर इज नो। ओपीसी में 1 ही मेंबर है, 1 ही मेंबर था और हमेशा हमेशा 1 ही रहेगा। फिर से बताइए, 1 ही मेंबर है, 1 ही मेंबर था और हमेशा हमेशा 1 ही मेंबर रहेगा। उसी के साथ साथ अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है, जैसे कई सारे बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि अरे जो ओपीसी है बेसिकली उसमें डायरेक्टर भी 1 ही रहेगा, 1 है, 1 था और हमेशा 1 ही रहेगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डायरेक्टर जो है वो 1 है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। डायरेक्टर 1 से ज्यादा भी हो सकता है। कौन सी कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी में वहां पे भी हो सकता है और पब्लिक कंपनी में वहां पे भी हो सकता है। तो मेंबर से डायरेक्टर को कनेक्ट नहीं करना है, मेंबर से डायरेक्टर को कनेक्ट नहीं करना है। इट मींस हम कह सकते हैं मिनिमम मेंबर हाउ मच, जल्दी बताइए। मिनिमम मेंबर इज 1 एंड मैक्सिमम मेंबर इज 1। मिनिमम डायरेक्टर इज 1, मैक्सिमम डायरेक्टर इज 15। क्लियर, ऑल क्लियर। उसी के साथ साथ आगे कहते हैं ओपीसी कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। फिर से सुनिए, ओपीसी कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, 1 पर्सन एज अ मेंबर। उसी के साथ साथ आगे देखिए सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, यहाँ पे कोई बच्चे जानते हैं सेक्शन 8 कंपनी के बारे में? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया अबाउट द सेक्शन 8 कंपनी? अच्छा, याद नहीं है ना आपको, नहीं पता ना आपको सेक्शन 8। एनपीओ के बारे में कौन जानता है, एनपीओ? एनजीओ के बारे में कौन जानता है, एनजीओ? क्या होते हैं एनजीओ? एनजीओ और एनपीओ क्या होते हैं? बिल्कुल सही, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उनका काम क्या होता है? हाँ, पब्लिक वेलफेयर करना। सही बात है। आप सभी का CS प्रीति सिंह क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। सेक्शन 8 को याद करने के लिए बेहद आसान तरीका, सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। स्वर्ग का गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस कंपनी को बनाने का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य होता है समाज सेवा।
इसी वजह से जब आप समाज सेवा करते हो तो आपका स्वर्ग का गेट खुल जाता है। तो बहुत ही आसान तकनीक जिससे आप सेक्शन 8 याद कर सकते हो। सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। उसी के साथ साथ सेक्शन 8 कंपनी जो है वो दूसरी कंपनियों से बहुत अलग है। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब लाइसेंस देती है तो लाइसेंस देने से पहले वो कुछ कंडीशंस को पूरी करने की रिक्वायरमेंट रखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो इसके लिए आपका उद्देश्य होना चाहिए समाज सेवा। जैसे कि आप समाज सेवा में बोल सकते हो आपको प्रमोशन करना है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, इस तरीके की एक्टिविटी में ही आपको पैसा लगाना है। दूसरी कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देने से पहले रखती है कि भविष्य में आपकी कंपनी में अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट आपको अपने मेंबर्स के बीच में नहीं बांटना। उस प्रॉफिट को आपको इसी एक्टिविटी में दोबारा से इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना है और आगे कैरी करना है। तीसरी कंडीशन जब सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तो ये रखती है कि जब भी कभी इन फ्यूचर कोई भी प्रॉफिट्स होंगे तो वो मेंबर्स के बीच में नहीं बटेंगे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है जो दूसरी कंपनीज होती हैं उसके अंदर ये प्रोविजन होता है कि जो भी प्रॉफिट है वो मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है। परंतु वहीं अगर हम बात करें सेक्शन 8 कंपनी की, तो सेक्शन 8 कंपनी में केंद्र सरकार बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट साफ कहती है कि लाइसेंस देने से पहले तीसरी कंडीशन होती है अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो मेंबर्स के बीच में नहीं बटेगा। हम कह सकते हैं ये कुछ इस तर्ज पे बनी है कि नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल का मतलब है कि जो भी मेंबर, जो भी व्यक्ति इस कंपनी से जुड़ता है वो निस्वार्थ भाव से जुड़ता है, उसका रिटर्न लेने का, उसका डिविडेंड लेने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। सेक्शन 8 कंपनीज का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी में इसको बनाने की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस दिया गया है। अगर हम बात करें कंपनी एक्ट 1956 की तो वहां पर सेक्शन 8 कंपनी का नाम सेक्शन 25 कंपनी था। सेक्शन 25 उसको वहां पर भी इसीलिए बोलते थे क्योंकि उस सेक्शन के अंदर इसको बनाने की पूरा प्रोसेसर या कह सकते हैं पूरी प्रक्रिया दी गई है। वहीं जब 2013 एक्ट आया तो उसके अंदर सेक्शन 8 डाला गया। सेक्शन 8 कंपनी में कुछ खास बातें ये भी होती है कि ना तो प्राइवेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता, ना ही लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता। सेक्शन 8 कंपनी के अंत में ना तो प्राइवेट वर्ड यूज होता, ना प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होता, ना ही लिमिटेड वर्ड यूज होता। आप कभी भी भविष्य में जब भी कभी कोई सेक्शन 8 कंपनी देखोगे तो उसके अंत में आपको नजर आएगा या तो एनजीओ या फिर एनपीओ। उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कहती है कि भविष्य में अगर कभी भी आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई भी बदलाव करना है तो बदलाव करने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की बिना परमिशन के किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में किया तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार आपका लाइसेंस रद्द कर सकती है। लेकिन रद्द करने से पहले आपको अपनी बात कहने का पूर्ण रूप से मौका दिया जाएगा। उसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा लॉसेस में है या फिर उसे बंद करने की कगार पर पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी सेक्शन 8 कंपनी को दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर देती है और उसकी सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ ट्रांसफर कर देती है और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मर्जर। लेकिन ये स्थिति कब आती है? जब भी कभी सेक्शन 8 कंपनियां तो सही दिशा में काम नहीं कर रही है या ह्यूज लॉसेस से गुजर रही है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार इस कंपनी को पूर्ण रूप से रद्द करके दूसरी कंपनी के साथ मिला देती है, जिसे टेक्निकल भाषा में मर्जर बोलते हैं। परंतु कभी भी जब भी कभी मर्जर होता है तो मर्जर करने के बाद या मर्जर का जो उद्देश्य होता है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा जो काम होता है, जो बहुत बड़ी वजह होती है, वो होती है समाज सेवा। वो जो दूसरी सेक्शन 8 कंपनी होती है जिसके साथ ये सेक्शन 8 कंपनी मर्ज की जाती है वो भी कुछ इसी तरीके के कार्यों में लीन होनी चाहिए, जैसे कि समाज सेवा, मतलब प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर एनवायरमेंट एक्टिविटी। इट मीन्स हम कह सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी का जो कॉन्सेप्ट कंपनी एक्ट के अंदर दिया गया है, दान करने के 3 ऑर्गेनाइज तरीके हैं। आपकी नॉलेज एनहेंस करने के लिए बता रही हूं। दान करने के 3 ऑर्गेनाइज तरीके ये हैं। एक है कंपनी एक्ट के तहत सेक्शन 8 कंपनी, दूसरा ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्ट, और एक आपने बहुत ज्यादा सुना होगा सोसाइटी। जैसे कि आप बहुत सारी लाइब्रेरीज देखते हो, दिल्ली लाइब्रेरी है, कोई भी XYZ लाइब्रेरी, भगत सिंह लाइब्रेरी है, ये तमाम लाइब्रेरी जो बनती है सोसाइटी एक्ट के तहत बनती है। आपने बहुत सारी संस्थाएं देखी होंगी, सरकारी संस्थाएं देखी होंगी जहां पे मुफ्त में दवाई मिलती है, मुफ्त में खाना मिलता है, मुफ्त में रहना मिलता है, वो ट्रस्ट होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारे देश के अंदर
दान करने के 3 ऑर्गेनाइज तरीके हैं, जिसमें से एक है सेक्शन 8 कंपनी। उसी के साथ ये था आपका एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या था, सेक्शन 8 कंपनी। आपके लिए यहां पे उतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि क्या होती है सेक्शन 8 कंपनी। क्लियर, ये ऑल क्लियर? देखिए अब इधर देखिए, सेक्शन 8 कंपनी को क्या बोला जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्या बोला जाता है बच्चों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी बनाने की 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में पहली कंडीशन कहते हैं जिसकी वजह से कंपनी बनी, द ऑब्जेक्ट अपॉन विच कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, वो क्या होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च एक्सेट्रा। आर यू गोट द पॉइंट? क्या क्या चलो बताना, प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च और एक्सेट्रा। दूसरा, प्रोहिबिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कंप्लीटली बैन। इट मीन सेक्शन 8 कंपनी में किसी प्रकार का कोई भी दान पुण्य नहीं किया, किसी प्रकार का कोई भी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तीसरी है प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी री इन्वेस्ट इन द सेम एक्टिविटी, मतलब जो भी प्रॉफिट आता है उसको क्या किया जाता है, री इन्वेस्ट किया जाता है सेम एक्टिविटी में। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें सेक्शन 8 कंपनी की, किसी भी बच्चे को कोई डाउट सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है समझ में आ गया, सेक्शन 8 ही इसका नाम क्यों है ये समझ में आ गया, सेक्शन 8 ही इसका नाम क्यों है ये समझ में आ गया बच्चों? ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे बच्चों गवर्नमेंट कंपनी की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे? गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 45। गवर्नमेंट कंपनी किस में डिफाइन की गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 45। आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, मतलब इस कंपनी के अंदर कम से कम कितने परसेंट, 51% या फिर उससे ज्यादा कैपिटल किसके पास है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या एक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूं। सपोज करिए ये एक्स कंपनी है, एक्स लिमिटेड है, इसमें 30% कैपिटल सीजी के पास है और 25% कैपिटल दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 30% और दिल्ली गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट में आ जाती है, उनके पास 25%। आइदर एक्स लिमिटेड का स्टेटस गवर्नमेंट कंपनी है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि 35 प्लस 25 कितना हो गया? 55। 51% से ज्यादा कैपिटल या तो किसी एक गवर्नमेंट के पास या एक से अधिक गवर्नमेंट्स के पास होनी चाहिए। तो इस कंपनी का स्टेटस क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर जो कंट्रोल है वो 51% से ज्यादा किसके पास है? ये या तो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये दोनों गवर्नमेंट को मिलाकर। फिर से सुनिए, दूसरा केस क्या हो सकता है कि 52% कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब बताइए क्या ये कंपनी आपकी जो है गवर्नमेंट कंपनी है? यस। तीसरा केस हो सकता है 30% कैपिटल जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, 20% कैपिटल जो है वो यूपी गवर्नमेंट के पास है, 10% कैपिटल जो है वो यूके गवर्नमेंट के पास है। क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है? कैसे? 30, 20, 50 और 10, 60% कैपिटल इज कंट्रोल बाय द वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। यस और नो? तो कई सारी गवर्नमेंट्स हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट या फिर मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट्स। क्लियर? यू ऑल क्लियर? सो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है बच्चों? अब मैं यहां पे एक पॉइंट समझाऊंगी और पॉइंट समझाने से पहले आज फिर एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट हम करेंगे। इसे करने से पहले आज फिर हम एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट यहां समझेंगे जो कि काफी डिटेल में होगा। अब सुनिए, यहां पे इन्होंने कहा कि अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी की तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। लेकिन आपने अभी ये शब्द नहीं सुना। कौन सा शब्द? सब्सिडरी कंपनी। ये वर्ड आपके लिए बहुत नया शब्द है कि सब्सिडरी कंपनी किसको बोलते हैं, ये सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। अभी हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे दैट इज द होल्डिंग और सब्सिडरी। ध्यान देना आप इस बात पे। अब जो हम ये कॉन्सेप्ट करेंगे वो कॉन्सेप्ट है हमारा होल्डिंग और सब्सिडरी। बच्चों मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देती हूं कि मंडे क्लास ऑफ रहेगी,
मंडे में, कमिंग मंडे जो है ना, जो आने वाला मंडे है, मतलब संडे तो ऑफ है ही, जो बच्चे अपने पीजी में रहते हैं वो घर जा सकते हैं, क्योंकि मंडे इसलिए ऑफ है क्योंकि ट्यूसडे भी ऑफ है। ट्यूसडे इज पब्लिक गवर्नमेंट हॉलीडे है ना, नेशनल हॉलीडे उस दिन, तो इसीलिए बीच में मंडे पड़ रहा है। और फिर संडे तो जो बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं, अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं, वो जा सकते हैं सैटरडे की क्लास के बाद। सैटरडे की क्लास होगी, उस क्लास के बाद जा सकते हैं, ठीक है, और ट्यूसडे में फिर वापस आ सकते हैं। तो सुनिए ध्यान से, होल्डिंग और सब्सिडरी की हम बात करेंगे कि होल्डिंग और सब्सिडरी क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन बीच में क्लासेस होंगी, कभी आप बीच में भी ना हो। फ्राइडे भी क्लास है, सैटरडे भी क्लास है, सिर्फ सैटरडे आफ्टरनून के बाद आप जा सकते हो, ठीक है। कितने बच्चे बाहर से आए हुए हैं जो यहाँ पे रहते हैं, देखो कितने सारे बच्चे हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ रक्षाबंधन आप अभी चले जाइए और अभी अपना सारा जो भी काम है वो सब खत्म करके आ जाना, है ना। तो चलिए इधर देखिए, होल्डिंग और सब्सिडरी, प्लीज 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 प्लीज, होल्डिंग और सब्सिडरी की कहानी समझिए। होल्डिंग और सब्सिडरी की बहुत ही प्यार से, आपको थोड़ी देर बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना होगा, बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना होगा। प्लीज बच्चे, प्लीज पीछे वाले बच्चों, प्लीज बातें मत करो बेटा, सुनो ध्यान से। होल्डिंग और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि सीएस कितने साल का कोर्स है, कितने का लगता है आपको? 3 मंथ्स का, 3 इयर्स का? मुझे लगा 3 मंथ्स तो फिर तो बस हो गया काम। 3 इयर्स का मतलब कम से कम 3 साल लगेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 2.5। मतलब आपको लगता है 3 साल का कोर्स 3 साल में ही हो जाता है? हाँ, पक्की बात है? अच्छा, कितने बच्चे कहते हैं जी हम इसे 3 साल में खत्म कर देंगे? काश भगवान आपके अरमानों को पूरा करे। मैं कहने वाली थी आत्मा को शांति दे। भगवान आपके अरमान पूरे करे, जो आपकी इच्छा है ना उसको जरूर पूरी करे, और होप सो आप ग्रेजुएशन के साथ सीएस बन जाओ। नहीं तो स्थिति ऐसी भी बनती है कि अब तो हमने, मजा आए तो वाह वाह जरूर करना, कि अब तो हमने अरे रुको तो सही, कि अब तो हमने महफिलों में जाना छोड़ दिया। इसका मतलब बहुत दिनों से पढ़ रहे हो आप, हैं कि आपकी क्लास में तो मैं पहली बार ही सुना रही हूं ना। कितने ऐसे बच्चे जो पहली बार सुन रहे हैं, तो बेटा वाह वाह जरूर करना है, ठीक है, चाहे तुम कितनी बार भी सुन रहे हो। कि अब तो हमने महफिलों में जाना छोड़ दिया, कहीं कोई ये ना पूछ ले कि तेरी सीएस कब होगी। बोलो वाह वाह, इरशाद सुभान अल्लाह। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं यही बात होती है कि ऐसी स्थिति ना बने। मैंने देखा कुछ लड़के ऐसे हैं जो खुद भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन पता है किसके साथ? अपने बच्चों के साथ। तो ऐसी स्थिति ना बने, वो उससे पहले ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो थोड़ा बच्चों भी क्लास 12 के बाद CSEET में आ गया, और वो भी खुद अभी एग्जीक्यूटिव में ही चल रहा है, तो ऐसी स्थिति ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए खैर आ जाते हैं, थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। ये कोर्स ऐसा होता है कि ना तो उगला जाता है और ना निकला जाता है। मतलब अब देखिए, आप एक बात समझिए, जलेबी की तरह आप इलस तो चुके हो, आप बहुत मजे से फील कर रहे हो, जलेबी की तरह आप इलस तो चुके हो, तो क्यों ना रस में डूब के मजा लिया जाए। बोलो वाह वाह। तो डूब तो चुके हो, ये बात तो है, अब फंस तो चुके हो तुम, लेकिन अब बाकी है कि इसको एंजॉय किया जाए, वही ऑप्शन है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो अल्टरनेटिव ऑप्शन। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, जिंदगी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैं मानती हूं ये कोर्स है, ये कोर्स करना भी जरूरी है, मैंने भी किया है, बट आपकी जिंदगी में सिर्फ सीएस ही सब कुछ नहीं है। सीएस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट ओनली द लाइफ। आर यू गॉट द पॉइंट? हो ही जाएगा अगर खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इट मीन्स आप सुनिए, ध्यान दीजिए बात पे। बात ये है बच्चों कि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस क्या होता है? पढ़ोगे तो पास हो ही जाओगे, आज निकल कल नहीं परसों, मंजिल तो मिल ही जाएगी। इस बार वाह वाह जोर जोर से होनी चाहिए। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो इसीलिए इरशाद सुभान अल्लाह, इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और पढ़ते रहना है। मतलब पढ़ना जरूरी है, बट जो आपकी, देखिए सबसे पहली चीज पता है, स्ट्रेस लेने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? स्ट्रेस लेने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि बाल सफेद हो जाते हैं,
और कोई भी इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता, तो 20 साल की उम्र में 30 साल के दिखने लगते हैं। तो इट्स बेटर स्ट्रेस तो लेना ही नहीं चाहिए, 10 साल उम्र जो है बड़ी लगती है। दूसरी चीज, स्ट्रेस लोन लेने से अगर सीएस कोर्स होता तो मैं भी स्ट्रेस लेके तीनों कोर्स करती, सीएस भी, सीए भी, सीएम में भी, अगर स्ट्रेस से होता। इट मींस स्ट्रेस कुछ नहीं होता है, बस सही समय पे पढ़ो और आगे बढ़ो, है ना। आगे चलते हैं। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे होल्डिंग और सब्सिडरी का, बहुत ही प्यार से इस कॉन्सेप्ट को समझना। मान के चलिए ये एक्स लिमिटेड आपके सामने नजर आ रही है, ये एक्स लिमिटेड है और ये एक्स लिमिटेड कह रही है जी मुझे वाई लिमिटेड को कंट्रोल करना है। एक्स लिमिटेड ने क्या कहा, मुझे वाई लिमिटेड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के दो रास्ते हैं। एक्स लिमिटेड ने कहा कि मुझे वाई लिमिटेड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। कि क्यों कंट्रोल करना है, लॉजिक क्या है। मान के चलिए एक्स लिमिटेड फॉरेन कंट्री में बैठी है और वो इंडिया में बिजनेस करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं भैया हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस करूं। अब हमारी सरकार कहती है कि अगर बिजनेस करना है तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में करना पड़ेगा, कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कंपनी बनानी पड़ेगी। अब उन्होंने कंपनी तो इंडिया के हिसाब से बना दी, लेकिन उसके अंदर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं, अपना ही कंट्रोल रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ही बिजनेस करना चाहते हैं। तो बच्चों कंट्रोल करने के कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। कंट्रोल करने के दो रास्ते हैं, एक आपको नजर आएगा रास्ता नंबर 1 और एक आपको नजर आएगा रास्ता नंबर 2। बताइए कंट्रोल करने के कितने रास्ते, दो। एक है रास्ता नंबर 1 और दूसरा है रास्ता नंबर 2। तो पहले हम समझते हैं कि रास्ता 1 क्या कहता है। एक्स ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं वाई को कंट्रोल करूं, तो हमने उसे समझाया आपके पास दो रास्ते हैं, एक है रास्ता नंबर 1 और दूसरा है रास्ता नंबर 2। रास्ता नंबर 1 कहता है वे ऑफ कंट्रोल, कि एक्स जो है वाई में कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकता है, कि क्या कर सकता है बताइए, कि वो जो है वो उसकी कंट्रोल कर सकता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या वर्ड यूज किया जरा बताना, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये एक शब्द लिखा है कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब है कि एक्स लिमिटेड के पास पावर है, एक्स लिमिटेड के पास पावर है कि वो वाई लिमिटेड में, फिर से सुनना, एक्स लिमिटेड के पास पावर है कि वो वाई लिमिटेड के अंदर ऑल मतलब सारे के सारे, या मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब समझते हो, जैसे टोटल 8 है तो 8 में से 5, या तो सारे के सारे या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपॉइंट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। कौन कर सकती है, एक्स कंपनी। मतलब वाई के अंदर जो टोटल डायरेक्टर होंगे ना वो किसकी मर्जी से होंगे, एक्स की। उनको अपॉइंट भी कर सकते हैं और उनको रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर या ऑल क्लियर, नहीं समझ में, फिर से बताऊं। एक्स लिमिटेड वाई को कंट्रोल करना चाहती है, तो कंट्रोल करने के हमने कहा जी दो रास्ते हैं। कौन कौन से, जरा रास्ता नंबर 1 बताना, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ, अभी दूसरा मैंने बताया नहीं। हमने कहा इसका मतलब क्या होता है कंपोजिशन ऑफ बीओडी, कि इसका मतलब है साहब कि जिस कंपनी में कंट्रोल कर रहे हैं कि आपके पास इतनी पावर है कि आप सारे के सारे, मैंने क्या बोला, एक बार जोर से बोल दो, सारे के सारे डायरेक्टर को अपॉइंट भी कर सकते हैं और सारे के सारे डायरेक्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। सारे के सारे डायरेक्टर को अपॉइंट भी कर सकते हैं और सारे के सारे डायरेक्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर या ऑल क्लियर, पहला पॉइंट समझ में है, क्या बताइए जल्दी से, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब दूसरा रास्ता अगर हम देखें तो दूसरा रास्ता हमें नजर आता है कि एक्सरसाइज और कंट्रोल more than 1/2 of total voting power, more than 1/2 of total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary। फिर से सुनिए, एक्सरसाइज और कंट्रोल more than 1/2 of total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary। क्लियर या ऑल क्लियर, तो इसने कहा कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्या, मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ऑन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। मैम इसका मतलब नहीं समझ आया, अभी से समझते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में 51% से ज्यादा कैपिटल खुद होल्ड कर सकती है। एक तो ये तरीका है, इसने वाई लिमिटेड की क्या कर ली, कंट्रोल कर ली। क्या,
कैपिटल कितने परसेंट जरा बताना, कितने परसेंट? अब दूसरी समझिए, वोटिंग पावर जिसे बोलते हैं। अब दूसरी समझिए, एक तो ये हो सकता है, अब देखिए क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। हमने कहा कि एक्स लिमिटेड की एक और सब्सिडरी है पहले से, जिसका नाम क्या है? ए, पहले से सब्सिडरी है, और एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड। एक्स की कितनी सब्सिडरी है पहले से? ए लिमिटेड, और दूसरी का नाम क्या है? बी लिमिटेड। अब एक्स किस किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है? या तो अकेला, या तो अकेला, या अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलके। जैसे कि एक्स ने अकेले ने कंट्रोल कर लिया, एक तो ये तरीका हो गया। एक्स प्लस ए कर सकते हैं, एक्स प्लस ए प्लस बी कर सकते हैं, ए प्लस बी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स अकेला कंट्रोल कर सकता है वाई में, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एक्स अपनी सब्सिडरी के साथ, सब्सिडरी का नाम क्या है? ए के साथ कंट्रोल कर सकता है। तीसरा, एक्स ए प्लस बी दोनों को मिला के, मतलब ये तीनों कंपनी कंट्रोल कर सकती है। तो देखो आप पढ़ो, इधर खुद से पढ़िए। क्या मतलब हुआ जरा बताइए? एक्सरसाइज और कंट्रोल, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ व्हाट? टोटल बताइए वोटिंग पावर, आइदर एट इट्स ओन। का मतलब क्या हुआ? एक्स अकेली, या फिर किसके साथ? वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी, एक्स ए प्लस बी। एक सब्सिडरी है, दूसरी सब्सिडरी ये है, तो चाहे तो अकेली या फिर अपने सब्सिडरीज के साथ मिलके। तो बताइए कंट्रोल करने के कितने रास्ते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, कितने रास्ते हैं? एक है रास्ता नंबर 1, और दूसरा है रास्ता नंबर, रास्ता नंबर 1 क्या है जरा बताओ? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बताइए, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब यहां पे क्या रहेगा? मतलब यहां पे है कि आपके पास कुछ इस तरीके की पावर है कि आप सारे के सारे डायरेक्टर को अपॉइंट भी कर सकते हो, और सारे के सारे डायरेक्टर को रिमूव भी कर सकते हो। ये लाइव स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही। लाइव स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ये कोई क्वेश्चन नहीं होता पूछने का, मैम आपने कितने साल में सीएस किया था? ये कोई क्वेश्चन है पूछने का? बताओ, मतलब तुम चाहते हो मैं तुम्हें खुल खुल के बताऊं मैं कितनी बार फेल हुई थी? सिंपल सी बात यही है। तुम्हें क्या लगता है कितने साल में हुआ होगा? सोच के बताइए। 4 साल में? 10 साल बोलो बेटा, 4 तो बहुत कम है। पहले क्या था? पहले एक सिस्टम था। पहले जैसे आपने भी CSWT दिया तो आप 9 दिसंबर एग्जाम दे सकते हो, ऐसे नहीं था पहले। पहले सिर्फ साल में 2 बार एग्जाम होते थे, जून और दिसंबर, CS फाउंडेशन में। अगर सपोज आपने जून में क्वालिफाई किया, देन यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट जून फॉर एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप। तो आप अगले साल जून में एग्जाम दे पाओगे, उससे पहले कोई चांस नहीं है, उससे पहले कोई चांस नहीं है। तो पहले ऐसे नहीं होता था कि एग्जाम दिया और तुरंत आपने एग्जी दे दिया, 1 साल का गैप लगता था। तो 1 साल तो पूरा फाउंडेशन में लगा, 1 साल पूरा एग्जीक्यूटिव और फाइनल की मैं बता नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं है। ठीक है, अब आप सोचोगे ऐसे कितनी बार फेल हुए? हो गए ठीक ठाक बार, ऐसे तो नहीं 10-12 बार, पर 1-2 बार तो हुआ ही है। तो इट मीन्स वो भी तब हुआ जब बहुत सिंसियरिटी से पढ़ाई करते हैं, तो 1-2 बार झटका सबको लग जाता है। लेकिन आप किसी से भी पूछोगे ना, जी आपका CS जो क्वालिफाई कर चुका है, मैं तो 1 बार में CS बना था, मैं तो आज तक 1 बार भी फेल नहीं हुआ, तो वो सब हवाबाजी है, वो सिर्फ हवाबाजी चल रही है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जनरली 99.9% सभी फेल होते हैं। कोई एग्जीक्यूटिव में होता है तो कोई फाइनल में होता है, कोई CS फाउंडेशन में होता है, होते जरूर है, लेकिन 1 बार फेल का ठप्पा लगता जरूर है। और ये कोर्स में कोई फेल होना कोई बेशर्मी वाली बात थोड़ी ना है। अगर हम इतने शर्मदार होते तो CS क्यों करते? फिर तो हम ग्रेजुएशन करते ना जिसमें पास 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 पास। नहीं समझ में आ रहा? तो यहाँ तो इस कोर्स में तो एंट्री वही करता है जिसको फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कंप्लीट बेशरम पर्सन, जिसको
किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपने आप से फर्क पड़ता है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू क्वालिफाई द सीएस। ये इतना भी हवा का गोला नहीं है भाई साहब। एग्जीक्यूटिव में एक सब्जेक्ट में 18 एक्ट है मिनिमम, किसी किसी बुक में 20 भी है, किसी किसी में 21 भी है, और सब्जेक्ट टोटल एक ग्रुप में 4 और दूसरे ग्रुप में 1 कम कर दिया आपका। पहले तो 4-4 का कॉम्बिनेशन था, 7 पेपर है। 7 पेपर मल्टीप्लाई बाई 20 करोगे तो कितने चैप्टर बैठ रहे हैं बताइए? 140 चैप्टर हैं, उनके नाम भी याद नहीं होते, सेक्शन तो भूल जाओ। अगर 140 चैप्टर के पूरे नाम भी याद करने लगे तो इट टेक सम टाइम ना, नहीं समझ में आ रहा। तो इतना हवा, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ है नहीं, ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है ऐसे ही हो जाता है, ऐसे तो नहीं होता। पूरा जब तक आपकी पूरी जान न लगवा दे, पूरी के पूरे जोश ठंडे ना कर दे, तब तक क्लियर नहीं होता। पर हाँ हो जाता है। पर ऐसे नहीं होगा कि नॉर्मल बच्चों की तरह तुम हर काम एंजॉय भी कर रहे हो और सीएस भी कर रहे हो, तो ऐसे तो मुमकिन है नहीं। मतलब आप सब बच्चों की तरह जो अदर स्टूडेंट्स खाली ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनकी सब तरह एंजॉयमेंट, शादी को अटेंड कर रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हो और सोचो सीएस भी हो जाए, तो नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम, यू आर कंप्लीटली वेस्ट 3 years। ये ध्यान रखना। अब इसमें ना ऐसा हो जाता है कि आप जब आगे निकल जाते हो तो आपको यही नहीं समझ में आता साल कितने खराब हो गए। अभी आपको फील हो रहा है, जस्ट आपने स्टार्ट किया है। अगर आप सिंसियर नहीं हुए तो आपके 3 साल कैसे खराब हो जाएंगे आपको भी नहीं पता। देखो, अगर सीएस कोर्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी स्थिति क्या है वो मैं बताती हूं, और अगर क्वालिफाई नहीं करते तो स्थिति क्या है। कम से कम 10 लाख का नुकसान है अगर सीएस क्वालिफाई नहीं होता। मिनिमम टू मिनिमम 10 लाख रुपीज। कितने? 10 लाख रुपीज का कम से कम लॉस है पेरेंट्स का। अब 10 लाख का नुकसान कैसे, ये बताइए। 10 लाख का नुकसान ऐसे है कि मान के चलो पर ईयर का जो खर्चा आ जाता है ऑन एन एवरेज, आप कम से कम 1.5-2 लाख रुपए तो मान ही लो, नहीं 1 लाख रुपए का तो कम से कम आप मान के चलो, कम से कम है। जो बच्चे पीजी में रहते हैं उनका ज्यादा भी आता है। अब लाख रुपए साल का खर्चा हो गया, टोटल कितने हो गए? मिनिमम बता रही हूं मैं आपको, 3 लाख हो गए। दूसरी चीज, अगर क्लास 12th के बाद आप जॉब ज्वाइन करते तो ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए तक की आपको जॉब मिल जाती। कितने हजार तक? 20,000 तक। और 1 साल में अगर आप 1 साल अगर आप जॉब करते तो 2.5 लाख के आसपास आपको मिलते, तो 3 साल में कितने हो जाते बोलो? 7.5 लाख। तो 7.5 लाख तो आप कमा लेते, उसका लॉस हो गया। आई एम राइट और रॉन्ग? आप अगर सीएस नहीं करते तो कहीं भी जॉब करते तो 7.5 लाख रुपए अर्न कर लेते ना, और 3 लाख रुपए तुमने घर वालों के खर्च करवा दिए, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? तो ये एक सीधा सीधा एकदम सिंपल फॉर्मेट है। तो नुकसान कितना है? 10.5 लाख रुपए का तो फ्लैट लॉस है, जो बिल्कुल फ्लैट लॉस है 3 साल में। और उसके साथ साथ जो रिस्पेक्ट की हानि है वो अलग है, उसकी तो पूर्ति नहीं हो सकती है, वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तीसरी चीज, जो डिस्टर्बेंस हो गया लाइफ में, वो अलग चीज है। अब 3 साल नौकरी करते तो कितनी मजे करते तुम, नहीं? कितने एंजॉयमेंट करते। अब तुम सिर्फ आ रहे हो, पढ़ रहे हो, आ रहे हो, पढ़ रहे हो। अगली चीज, ठप्पा लग गया। ठप्पा क्या लग गया? कि आपने सीएस ड्रॉप आउट हो, हमेशा के लिए ठप्पा लग गया ना, सीएस ड्रॉप आउट हो। उसके साथ अब भविष्य में, आजकल चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर कोई चाहता है कि मुझे एक अगर वो खुद प्रोफेशनल है तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाली प्रोफेशनल हो या सामने वाला प्रोफेशनल हो, तो वो भी उम्मीद खत्म हो गई। अब लड़कियों के पास तो ऑप्शन भी होता है, पेरेंट्स ज्यादा पैसे खर्च करके अच्छा लड़का देख सकते हैं, लेकिन लड़कों की तो वो भी उम्मीद खत्म हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान। प्लस जो 3 साल के बाद आपका स्टार्टिंग होती 70,000 to 80,000 रुपीज आफ्टर क्वालिफाइंग सीएस, अब वो फिर वहीं आके रुक गई सांप सीढ़ी की तरह। अब फिर दोबारा 15 से स्टार्ट करोगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान। तो कितने लॉस हैं, समझ में आ गया कितना नुकसान है। और इसका देयर इज ओनली एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन इज देयर। आप ये मान के चलो मेरे पास सीएस बनने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं। अगर ये दिमाग में होगा तो सीएस होगी, और आपने सोचा होगी तो कर लेंगे, तो हुई तो आज तक किसी की नहीं है। नहीं समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर क्लियर हुआ तो जो कर लेंगे आगे कंटिन्यू, और नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। तो अगर दिमाग में ये अप्रोच लेके चल रहे हो ना, तो कभी नहीं होती, क्योंकि होती तो किसी की नहीं है। ये तो करनी पड़ती है, डिग्री मिलती किसी को नहीं, तो छीन के लानी पड़ती है। अगर सीएस क्वालिफाई कर लेते हो तो 3 साल में जो 3 लाख रुपए खर्च हुए, और जो 25,000 की 20,000 की नौकरी करते, वो 1 साल में कम पूरा अर्न करके पेरेंट्स को दे दोगे। जब तक जीवित रहोगे, इस धरती पर जन्म रहेगा, तब तक के लिए आप एक क्वालिफाइड पर्सन हो, समाज में आपका एक नाम होगा। इन फ्यूचर अब से 10 साल बाद
जब अपने बच्चे का एडमिशन कराने कहीं जाओगे और वहां पे पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन लिखी जाएगी, आपके बच्चे की रेस्पेक्ट बनेगी। यस और नो? आपका समाज में एक नाम होगा, आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मेरा बच्चा सीएस बन गया। योर पेरेंट्स आर वेटिंग द डे व्हेन यू बिकम सीएस। आई एम राइट और रॉन्ग? सो देर आर सो मेनी बेनिफिट्स एंड देर आर सो मेनी लॉसेस। सो आपको मन में बस एक ही चीज सोचनी है, देर इज नो अदर ऑप्शन। मैंने अपने दिमाग में एक ही चीज सोची थी, हम मानते हैं टफ है, मानते हैं टफ है, पर बनते तो है ना लोग। तो बस यही सोच लो कि कुछ भी हो, इफ इन एनी कंडीशन मुझे कोर्स करना है, अगर जिद होगी तो होगा, और जिद नहीं होगी, जिद नहीं होगी तो नहीं होगा। ये ध्यान रखना। तो आपको क्या बनना पड़ेगा? जिद्दी। क्या बनना पड़ेगा? अब वो सन्नी देओल मत बन जाना, मतलब जिद्दी बनना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये है। आर यू गॉट द पॉइंट? चलिए अब मेरे साथ आइए वापस। मैंने कहा कि जब हम होल्डिंग सब्सिडरी की बात करते हैं तो होल्डिंग सब्सिडरी के अंदर इन्होंने कहा कि कंट्रोल करना पड़ता है। अब सीधा सीधा बताना, कंट्रोल करने के कितने रास्ते? कम ऑन रिप्लाई। 2। रास्ता नंबर 1, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 2, control voting power at least how much? 51% or more, either at its own or together with one or more subsidiary। जो कंपनी कंट्रोल करती है, जो कंपनी, अब सुनना, जो कंपनी कंट्रोल करती है उसे क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। जो कंपनी कंट्रोल करती है उसको बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। और जिस को कंट्रोल करती है, क्या बोला मैंने? जिस को कंट्रोल करती है उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी। फिर से बताइए, जो कंपनी कंट्रोल करती है उसको क्या बोलते हैं? और जिस को कंट्रोल करती है? सब्सिडरी कंपनी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब सुनो अगली बात। जो कंपनी कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस को कंट्रोल करती है उसे बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। इट मींस हमने कहा एक्स से, एक्स एक्स तेरे वाई से क्या कनेक्शन है? वाई तेरी क्या लगती है? वो क्या बोलेगा? एक्स मेरी क्या है? सब्सिडरी। और हमने वाई से पूछा, वाई वाई तेरे एक्स से क्या कनेक्शन है, आपका क्या रिलेशनशिप है? तो वो क्या बोलेंगे? वो मेरी क्या है? होल्डिंग कंपनी। अब सुनो अगली बात, थोड़ा एडवांस। वाई की सब्सिडरी है जेड। वाई की सब्सिडी क्या है? वाई की सब्सिडरी क्या है? जेड। हमने जेड से पूछा, और आप भी बताना, जेड जेड तुम्हारा एक्स से क्या कनेक्शन है? जेड तुम्हारा एक्स से क्या कनेक्शन है? एक्स का और तुम्हारा क्या कनेक्शन है? सोच के बताइए कि तुम्हारा एक्स से क्या कनेक्शन है। तो जरा सुनो भाई और बहनों, वाई का एक्स से क्या कनेक्शन है? वाई की एक्स क्या है? होल्डिंग, और वाई की सबसे कौन है? जेड। आपने कॉन्सेप्ट सुना है, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ए इज इक्वल टू, वाई की होल्डिंग कौन है? वाई की होल्डिंग कौन है? एक्स। तो जेड की होल्डिंग क्या है? वाई। तो ऑटोमेटिकली हम ये नहीं कहेंगे कि एक्स भी हो गई, क्योंकि फाइनली वाई को कंट्रोल कौन कर रही है? एक्स कर रही है ना। तो हम कह सकते हैं एक्स वाई को कंट्रोल कर रही है और वाई जेड को कंट्रोल कर रही है, तो जेड की होल्डिंग कौन हो जाएगी? एक्स। तो ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। तो ए इज इक्वल्स टू सी। समझ आया नहीं है? एक बार रिपीट कर रही हूं। होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट सुनिए। कंट्रोल करने के दो रास्ते होते हैं। वन इज अ कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी एंड सेकंड वन इज अ कंट्रोल वोटिंग पावर। खुद कर सकती है और अपनी कोई पहली सब्सिडियरी के साथ मिलकर कर सकती है। उसी के साथ साथ जो कंपनी कंट्रोल करती है उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस में कंट्रोल करती है उसे क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी की सब्सिडरी इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। मैंने क्या बोला? सब्सिडरी की सब्सिडरी इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। क्लियर है? ऑल क्लियर? समझ में आ रही है बात? पक्का पक्का कच्चा कच्चा? होल्डिंग सब्सिडरी क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम। अब हम नीडी कंपनी और डोरमेंट कंपनी करेंगे सिर्फ 2 मिनट के बाद। पानी पी सकते हो आपको अगर पीना हो तो।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, आगे सुनिए, ध्यान दीजिए। आगे एक कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा निधि कंपनी के नाम से। निधि वर्ड जो आया, आपने देखा कई बार घर में बच्चों के नाम भी होते हैं, लड़कियों के नाम होते हैं। निधि, क्या समझते हो निधि से? निधि का मतलब क्या होता है? निधि सुना है आपने नाम? निधि, निधि नाम होता है। निधि शब्द आया नीड से। निधि शब्द कहां से आया? अब सुनो, निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि विद ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग। मैं इसकी पूरी कहानी आपको समझा देती हूँ, एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपके यहाँ। एक्चुअली आपने किसी बच्चे ने सुना होगा कमेटी सिस्टम होता है। कमेटी सिस्टम होता है, छोटे लेवल पे सेविंग की जाती है, जैसे 1000 रुपीज पर मंथ या 2000 रुपीज पर मंथ। तो उसमें क्या होता है कि कुछ मेंबर्स बनाए जाते हैं और वो सपोज 10 टोटल 20 मेंबर है, तो हर महीने 1000 रुपए जमा करते हैं, तो 20,000 रुपए आपको इकट्ठे मिलते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या सिस्टम चलता है कि जैसे फर्स्ट में आपको चाहिए तो आपको पूरे 20 नहीं मिलेंगे, कुछ कम मिलेंगे। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो 1000 की नहीं जाएगी, सपोज वो 600 की जा रही है या वो 500 की जा रही है, तो 500 की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 20 मेंबर, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे। तो पहला जो उठाना है वो कितने उठाया जाएगा, कितने पैसों में? 10,000 में। फिर अगली किस्त जाएगी 600 रुपए की, फिर जाएगी 700 रुपए की, फिर जाएगी 800 रुपए की, फिर जाएगी 900 रुपए की, फिर जाएगी 1000 की। मतलब कुल मिला के बात ये, जो पहले फर्स्ट टाइम पेमेंट लेता है उसको लॉस से लेना पड़ता है। लॉस से कैसे? उसे देने तो पूरे 20,000 है, लेकिन उठा लिए कितने में? सस्ते में। तो वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। जो सबसे ज्यादा पेशेंस रखता है उसको पूरे पैसे मिलते हैं। कितने? 20,000। कितने मिलते हैं? नहीं समझ में आ रही बात कैसे? ऐसे देखो, मान के चलिए टोटल 20 कैंडिडेट है, ए ने कहा जी इस बार तो मुझे चाहिए, तो पहला उसको 20 महीने पहले ही मिल रहा है ना, तो उसे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो अब जैसे टोटल 20 मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा जी 500 के हिसाब से सबको देना है, तो टोटल कितने हो गए? पहली किस्त कितने की हुई? 10 की। फिर अगले महीने 20 कहने लगा, बी कहने लगा जी मुझे पैसे चाहिए, तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 20। अगली किस्त बनी 600 की, तो ये कितने पैसे उठा लिए? 12,000। इसी तरीके से उससे अगले महीने सी कहने लगा जी मुझे चाहिए, हमने कहा इस बार जाएगी 700 की, तो टोटल कितने पैसे जाएंगे? 14,000। इसी तरीके से फिर डी कहने लगा, तो अब कहने लगी जी 8 से
तो ये टोटल कितना हो गया 16,000। इट मीन्स जो सबसे लास्ट में पैसे उठाएगा उसको कितने मिलेंगे 20,000, लेकिन उसे पूरे 20,000 देने थोड़ी ना पड़े। देख लो आप, एक बार 500 दिए, एक बार 600 दिए, 700 दिए, 800 दिए, मतलब कम पैसे देने पड़ेंगे और पूरे पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसने क्या रखा है, पेशेंस। ठीक है, तो ये मेंबर्स जो हैं, अब आप ये बताइए यहां पे पैसे जमा कौन कर रहा है, डिपॉजिट कौन कर रहा है, बोलो मेंबर, ये सारे मेंबर कर रहे हैं। और लेंडिंग भी कौन कर रहा है, और बोरोवर भी कौन है, बस यही है निधि कंपनी। अब सुनो, निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी which has been incorporated as निधि with the object of cultivation habit of thrift। cultivation habit of thrift का मतलब जरूरत को पूरा करना, एंड सेविंग, और दूसरों की क्या हो जाती है, सेविंग। रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स। आगे शब्द क्या यूज किया, ओनली, सिर्फ मेंबर्स ही पैसे जमा करते हैं और मेंबर्स ही पैसे उठाते हैं, मतलब बोरोविंग भी मेंबर्स करते हैं और डिपॉजिट भी मेंबर्स करते हैं। देयर किसके लिए, म्यूचुअल बेनिफिट, उसके अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो ऐसी कंपनी को बच्चों क्या बोला जाता है, निधि कंपनी। क्या बोला जाता है, निधि कंपनी। क्लियर, ऑल क्लियर। अब मैं आपको जितनी कंपनीज मैंने पढ़ाई हैं आज की क्लास में सारी रिपीट कर रही हूं। मैं चाहती हूँ क्लास में जितना पढ़ो उतना याद कर लो। तो इनिशियल स्टेज से अगर हम चले, मेरे साथ साथ रिवाइज करना। तो हमने यहाँ पे बात करी थी काइंड्स ऑफ कंपनी की। एक होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68। पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71। 1% कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, 2, और मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने चाहिए, 7, और मैक्सिमम नो लिमिट। 1% कंपनी के लिए कितने मेंबर चाहिए, और मैक्सिमम भी 1 मेंबर है, 1 मेंबर था और हमेशा 1 ही रहेगा। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट, डायरेक्टर कितने चाहिए, मेंबर्स कितने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ कंपनी नेम। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कितनी कंडीशन होती है, कहां पर होती है, पहली कंडीशन रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर इट्स शेयर। मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज, कितनी कंडीशन अटैच है, 3। पहली कंडीशन क्या कहती है, ओपीसी को छोड़कर। जॉइंट को क्या माना जाएगा, सिंगल मेंबर। अगर 5% में किसी ने शेयर लिए तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और प्राइवेट कंपनी चाहकर भी पब्लिक को क्या इशू नहीं कर सकती, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर शेयर, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। उसके बाद हमारी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए, 3। कितने मेंबर चाहिए, 7। लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ कंपनी नेम। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। फिर हमने बात करी किसकी, फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी जो है वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड कहां पे है, आउटसाइड, और प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, आइदर इन फिजिकल मोड और इन, और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। उसी के साथ FC इज इक्वल टू A/B है, A+B, A+B। A इज इक्वल टू क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और B का मतलब बिजनेस एक्टिविटी। 1% कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 60। बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे, ओपीसी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। कौन है, गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि उसे बहुत सारे सेक्शंस की क्या दी गई है, रिलैक्सेशन। इसके लिए कितने आदमी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, और हमेशा कितने रहेंगे, डायरेक्टर कम से कम कितने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 15। ओपीसी का मतलब है जिसमें एक ही मेंबर है। उसके बाद हमने कहा कौन सी कंपनी आती है, सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट या नॉन गवर्नमेंट एनजीओ, या फिर हम बोल सकते हैं एनपीओ। कितनी कंडीशन पे लाइसेंस दिया जाता है, पहली कंडीशन प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एनवायरमेंट एक्टिविटी एक्सेट्रा। कोई भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली क्या है, बैन। तीसरी कंडीशन, जो भी प्रॉफिट होगा उसको सेम एक्टिविटी में रीइन्वेस्ट कर दिया। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कभी भी कोई चेंज करोगे तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंटर। वेरी गुड। उसी के साथ साथ हम बात आई थी गवर्नमेंट कंपनी, डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 40। ऐसी कंपनी जिसके अंदर कितने परसेंट, 51% और मोर। कैपिटल वोटिंग पावर इज कंट्रोल्ड बाय एक गवर्नमेंट या फिर एक से ज्यादा गवर्नमेंट्स। उसी के साथ फिर हमने पढ़ा था क्या, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी, इनके पास 2 रास्ते होते हैं कंट्रोल करने के, एक रास्ता नंबर 1, दूसरा रास्ता नंबर 2। रास्ता नंबर 1 क्या कहता है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ
कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंट ऑल और रिमूव मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स। उसी के साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है, कंट्रोल एटलीस्ट 51% और मोर वोटिंग पावर, आइदर इट साउंड और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। उसी के साथ सब्सिडरी की सब्सिडरी क्या हो जाएगी, सब्सिडरी। होल्डिंग की अगर एक सब्सिडरी उसकी सब्सिडरी तो वो भी इसकी क्या कहलाएगी, सब्सिडरी। क्लियर, ये ऑल क्लियर। उसी के साथ साथ फिर हम थोड़ा सा आगे चले थे और आज मैंने आपको बताया था इसमें नीति कंपनी। नीति कंपनी वो कंपनी होती है जो नीड्स के लिए बनी होती है, नीड्स पूरी करने के लिए। मेंबर्स ही डिपॉजिट करते हैं, मेंबर्स ही लेंड करते हैं और एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए क्या बनाई जाती है, कंपनी बनाई जाती है। ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है, निधि कंपनी। अब मैं आपके डाउट्स लूंगी, जिसका जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। लास्ट का 5 मिनट मैंने डाउट का ही रखा है, जिसको कुछ भी डाउट हो, चाहे लाइव वाले बच्चों को कुछ डाउट हो, चाहे फेस टू फेस वाले बच्चों को कुछ डाउट हो, कोई से भी बच्चे को कुछ डाउट हो तो वो हाँ जी बच्चों क्लियर हो गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे का। बेटा फॉरेन कंपनीज डिफाइंड इनटू सेक्शन 2 क्लॉज 42 42। होल्डिंग सब्सिडरी, इनके सेक्शंस बहुत ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं, वैसे 287 246 में डिफाइन है होल्डिंग सब्सिडरी।